या कभी ट्रू फॉल्स भी देता है। चलिए अब क्या दिया है देखेंगे, हम अच्छी तरह समझेंगे। पहले पैसेज अगर अच्छी तरह समझ में आएगा तो क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में हमको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ఈ క్రింది పేరాను చదివి ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి। एक पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना है। देखिए, రంగడిలా అనుకుంటుండగానే ఒరే रिक्शा ఇలా రా। रंगड़ एक सोच अपने डूबा था, सोच में डूबा था, तभी एक आवाज आई, ఒరే रिक्शा ఇలా రా, इधर आओ अन्ना बोलकर अधिकारपूर्वకంగా स्वरम स्फुटिंचिंदी। माने मुझको हक से बुला रहा है, अधिकारకంగా माने एक अधिकारी के तौर पर मुझको बुला रहा है बोलने की उसकी आवाज मेरे कान में पड़ी। రంగడు పోయే ప్రాణాలు ఎగతోడుకొని వస్తున్న బాబు అంటూ ముందుకు పరిగెత్తాడు। రంగడు अपने जाती हुई जान, मतलब जान में जान आ गई, एगतोड़कोनी रिक्शे को ढकलते हुए वस्तुन्न बाबू आ रहा हूं बाबू बोलकर आगे भागा। अपार विघ्नेश्वरुड़ा उन्ना वो व्यापारी, एक विघ्नेश्वरुड़ के जैसा, गणेश के जैसा रहा सो एक बिजनेसमैन। चौरास्ता केळ्ळाली बाड़ुगेंता, चौरास्ता को जाएंगे, तुम कितना किराया लोगे बोलकर पूछा। इंत इव्वमनि अडुगुदामा, अगर मैं कहूंगा कि इतना दो, अक्कर्लेदनी बेडताडेमो, इतना महंगा है बोलकर चले जाता है, क्या है कि डाउट सता रहा उसको। పొద్దున నుండి ఒక బడుగేనా దొరకలేదు, सुबह से एक सवारी मुझको नहीं मिली, ఇది కూడా చేజారిపోతుందేమో, अगर मैं ज्यादा किराया कहूंगा तो शायद ये भी मेरे हाथ से चले जाएगी। तम दया अन्नाडु रंगड़ू, ठीक है आपकी मर्जी जितनी चाहे उतनी दो बोलकर रंगड़ू इनसे कहा। व्यापारी रिक्शा एक्की కూర్చున్నాడు, वो बिजनेसमैन रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा शरवेगंगा ముందుకు పోతున్నది, रिक्शा तेजी से आगे बढ़ रहा था। 3-4 ఫర్లాంగులు దూరం పోయే వరకు 3-4 ఫర్లాంగ్ దూర్ గయే తక్ ఇలాంటి విఘ్నేశ్వరుడు మోసి మోసి వృద్ధాప్యానికి వచ్చిన रिक्शा ఇసురు కాస్త విరిగి నేల కొరిగింది। इस तरह मोटा इंसान बैठे तो इसका बिठाकर रिक्शा चला कर, एक तो ज़ईफ़ी का हाल था वो रिक्शे वाले का, तो इसलिए वो रिक्शा चलते चलते क्या हो गया, कुछ उसका एक पार्ट टूट के गिर गया। माने यहाँ पे इसरो एक टाइया टूट कर गिर जाने से उसका रिक्शा कोने में झुक गया, माने एक तरफ झुक गया समझिए। अब इसके क्वेश्चन के आंसर, రంగడు వినిపించిన అధికార పూర్వకం सर्व, రంగడు को क्या आवाज सुनाई दी, ఒరే रिक्शा ఇలా రా, ये फर्स्ट वाला। वस्तुन्ना बाबू अंटू ముందుకు పరిగెత్తింది ఎవరు, वस्तुन्ना बाबू बोलकर आगे बढ़े से वाला कौन है, रंगड़ू, ये ठीक है। उसके बाद व्यापारी, ये देवेंद्र व्यापारी कैसा था, विघ्नेश्वरुड़ के जैसा था, यहाँ पर थर्ड विघ्नेश्वरुडिला, ठीक है। तमदया अंटे यमन अर्थ में थी, तमदया तुम्हारे, तमदया का मतलब क्या है बोले तो मीरू इच्छिनंत తీసుకుంటాను मतलब, ठीक है, इसका मतलब है। 3-4 ఫర్లాంగుల దూరం పోయే వరకు ఏం జరిగింది, 3-4 ఫర్లాంగ్ के बाद क्या हो गया, यहाँ पर रिक्शा इस्रू, यहाँ पे रिक्शा इस्रू यहाँ विरिगी कूदिंदी, ये था। पैरानु चदवंडी प्रश्नలకు जवाब, इसको पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स आपको लिखना है। चलिए हम पैसेज अच्छी तरह पहले समझेंगे तो क्वेश्चंस लिखने में आसानी होगी। కోపంతో ఊరి దాటిపోయాను, గుస్సే से गांव पार कर गया हूं। ఊరి దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువదనం మీద, తొందరపాటు మీద నాకు కోపం వచ్చింది। गांव पार करने के बाद ना తెలివి తక్కువతనం, मेरी कम अक्ल की वजह से, मेरी बदअखलाकी की वजह से, తొందరపాటు మీద मेरी जल्दबाजी पर నాకు కోపం, मुझको बहुत गुस्सा आया है। ఎందుకంటే क्योंकि ఊరు పోయి అడవి వచ్చింది, गांव जाकर घना जंगल आ गया है। అడవిలో నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, इस जंगल में पानी कहां से मैं ढूंढूंगा, पानी कहां मिलेगा, ఏమి చేయాలో నాకు తోచలేదు, क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। పిచ్చివాడి మోస్తరు అడవిలో పోతున్నా, एक पागल की तरह जंगल में चलते ही जा रहा हूं। ना शरीरम ना शवम तप्प दौड़गिंदी, मेरा जिस्म ऐसा लग रहा था कि एक लाश की तरह होने को करीब है। न काళ్ళు తడబడి దొడగాయి, मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे थे। मृत्यु ముంచుకొస్తున్నట్లు, मृत्यु माने मौत शायद मेरा पीछा कर रही है, या मौत मुझको आ रही है जैसा
कళ్ళు आंखें, చీకట్లు కమ్మదొడతాయి अंधेरी आ रही थी, आंखों में अंधेरी आ रही थी. దాహముతో అడవి మధ్య చచ్చిపోతానేమో అని భయం వేయదొడిగింది. ऐसा लग रहा था कि इस प्यास की वजह से शायद मैं इस जंगल में ही मेरी मौत हो जाती है या इस जंगल में ही मर जाऊंगा बोलकर मुझको एक तरह का डर भी सता रहा था. ठीक है, अब चलिए. ఊరు దాటిపోయిన తర్వాత ఏమి వచ్చింది? क्या हुआ? गांव पार करने के बाद क्या आया? अडवी వచ్చింది. ये फर्स्ट वाला. ठीक है. కోపం ఎందుకు వచ్చింది? उसको गुस्सा क्यों आया? यहाँ पे ఊరి దాటిన వెనుక, यहाँ से लिख सकते हैं. ఊరి దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువ మీద నాకు కోపం వచ్చింది. यहाँ तक आप लिख सकते हैं. శరీరం వశం తప్పడం అంటే ఏమిటి? శరీరం వశం తప్పడం मतलब शरीर अपने आधीन में नहीं रहना. తన ఆధీనంలో లేకపోవడం. ये ठीक है. नेक्स्ट, मृत्यु अंटे చావు, मौत. मौत इसका मतलब. భయం ఎందుకు వేసింది? डर क्यों लग रहा था? यहाँ पर దాహముతో, यहाँ पर फिफ्थ वाला దాహముతో అడవి మధ్యలో చచ్చిపోతానని భయం వేదాకింది. तो ये था माय डियर स्टूडेंट. अच्छी तरह पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए. ऑल द बेस्ट. देखिए, पहले मैं इसको अच्छी तरह समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए. ఊళ్ళోకి పోయి ఒక ఇంటి ముందు ఆగి దాహమని అరిచాను. गांव के अंदर में गया, जाकर एक घर के सामने ठहरा, ठहर कर मुझको पानी की प्यास लग रही है बोलकर मैंने आवाज लगाई. ये ఊరుమిది तुम्हारा कौन सा गांव है? మొదతలు మొదలు అడిగాడు ఆయన. దాహము కన్నా అది ముఖ్య అవసరమైన. पहले मुझको यही सवाल किया कि तुम्हारा कौन सा गांव है. जैसे उसको ये पूछना जरूरी था, मेरी प्यास से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसा लग रहा था मुझको. दाह बाधतो ఊరు పేరు చెప్పబుద్ది పుట్టలేదు నాకు. मुझको इतनी प्यास लग रही थी कि मेरे गांव का नाम बोलने की मन मुझको नहीं कहा, मतलब मुझको बोलना नहीं चाह रहा था. నేను మాట్లాడలేదు, मैं कुछ भी बात नहीं किया. ఆయన అట్లానే నిలబడ్డాడు, वो उसी तरह ठहरा हुआ रहा, मतलब पानी मुझको पिलाया ही नहीं. ऐसा लग रहा था कि मेरा गांव का नाम बोलूंगा तो ही मुझको पानी पिलाएगा, इसलिए वो ठहरा रहा. పేరు చెప్పింది నీళ్లు పోయానండు, ऐसा ठहरा हुआ था कि नाम बोले बाद ही मुझको पानी पिलाएगा. ఆయన అట్లా నిలబడడం నాకు బాగుండలేదు, वो इस तरह ठहरना मुझको अच्छा नहीं लगा. కొంచెం సేపు నిలబడి ఇంకో ఇంటికి పోయాను. कुछ देर वहां पर मैं ठहर कर आगे दूसरे घर को चला गया. वहां पर ఎవరు మీరు, तुम कौन है? మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వినడం నాకు బాగా అనిపించలేదు. फिर वही सवाल मुझसे पूछा गया है, मुझको अच्छा नहीं लगा. కొంచెం కోపం వచ్చింది, थोड़ा गुस्सा भी मुझको आ रहा था. నాకు దాహం వేస్తుంది అన్నాను, मुझको पानी की प्यास लग रही है, मैंने उससे कहा. ये हम पैराग्राफ पढ़े. अब इसके अंदर से जो पैराग्राफ में रहेंगे वो ट्रू रहेंगे, जो पैराग्राफ में नहीं रहेंगे वो फॉल्स रहेंगे. आपको पढ़कर करना है. देखिए, ఊళ్ళోకి పోయి ఒక ఇంటి ముందు ఆగి డబ్బు అని అరిచాను. गांव में जाकर एक घर के सामने ठहरकर मुझको पैसे चाहिए बोलकर मैं पूछा हूं. पैसे चाहिए बोला, नहीं पानी चाहिए, ये रॉन्ग है. దాహం వేసినప్పుడు నీరు తాగాలి. पानी की प्यास लगे वक्त हमको क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए. राइट. दाह बाधतो ఊరు పేరు చెప్పబుద్ధి కాలేదు. मुझको पानी की प्यास इतनी लग रही थी कि मेरे गांव का नाम मुझको बोलने की जरूरत, मुझे बोलने को मन नहीं करा. राइट. పేరు చెప్పకుండా నీళ్లు పోశారు. मुझे मेरा नाम नहीं बताए तो भी वो लोग मुझको पानी पिलाए हैं. कहाँ पिलाए? नहीं पिलाए, गलत. మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వినడంతో కోపం వచ్చింది. फिर वही सवाल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, पूछे है ना, वही सवाल पूछने से मुझको बहुत ही गुस्सा आया है. ठीक है, ये राइट. तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स एक और पैराग्राफ इसी तरीके. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन सर मैक्स. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो आपके लिए पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ है. लास्ट के 5 लेसन से एक पैराग्राफ आपको आएगा 5 मार्क्स के लिए, तेलुगु सेकंड लैंग्वेज में. फर्स्ट पैराग्राफ ही रहेगा. एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट समझा देता हूं मैं, उसकी ट्रिक भी बता देता हूं. देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ है. పూర్వం కపిలావస్తు నగరాన్ని శుద్ధోదనుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు. पूर्व माने पिछले जमाने में कपिलावस्तु शहर को शुद्धोदनुడు बोलने वाला एक बादशाह रियासत किया करता था. अतनी कोडुकु गौतमुడు, उनके लड़के का नाम था गौतमुడు.
అతనికి సిద్ధార్థుడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది. గౌతముడికి एक और नाम था సిద్ధార్థుడు. గౌతముడు చిన్నతనం నుండే పెద్దల మీద గౌరవం. గౌతముడుకు बचपन से ही बड़ों पे रेस्पेक्ट, भूतदया, रहम వంటి जैसे सुगुणाలు अच्छे कैरेक्टर्स के साथ పెరిగాడు बड़ा है. कौन? गौतमुడు. देवदत्तुడు అతని చిన్ననాటి మిత్రుడు. देवदत्तुడు कहने वाला भी एक शख्स है. అవును गौतमुడు का सिद्धार्थुడు का बचपन का दोस्त है. ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నది తీరానికి పోయారు. एक दिन लोग क्या करे, दोनों नदी के किनारे पर गए. అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసలను దేవదత్తుడు చూశాడు. वहां पर आसमान में आराम से उड़ने वाले हंस को देवदत्तुడు कहने वाला देखा है. వాటిని వేటాడాలని బాణం కొట్టాడు. उसको शिकार करने के लिए अपने तीर को चलाया. ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతమి ముందు పడ్డది. वो तीर एक हंस को लगकर गिरा फिरते हुए घूमते हुए गौतमुड़ के पास आकर गिरी हो, गौतमुड़ के सामने आकर गिरी. एक पैराग्राफ था. अब इससे क्वेश्चंस हो सकता है कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए. शुद्धोधनुడు ఏ నగరానికి పాలించేవాడు? शुद्धोधनुడు कौन से कंट्री का बादशाह था? तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कपिलावस्तु. ये फर्स्ट. शुद्धोधनुడు कुमार, इनके लड़के का नाम क्या था? गौतमुడు. ये गौतमुड़ का गला मरोगा. गौतमुड़ का एक और नाम थे, क्या था? गौतमुड़ का एक और नाम था सिद्धार्थुడు. ये थर्ड वाला. ठीक है. गौतमुడు मित्रुनि पेरु. इनके दोस्त का नाम क्या था? इनके दोस्त का नाम था देवदत्तुడు. ये फोर्थ. सिंपल क्वेश्चन से देखिए. हंसनु बाणम तो कोटिंदा. हंस को बाणम से मतलब तीर से कौन चलाया? तीर कौन चलाया? यहाँ पर हंसनु देवदत्तुడు बोलने वाला तीर चलाया. इस तरह से आराम से आप कर सकते हो. मैं तकरीबन अपलोड कर दूंगा, बने रहिए जब तक चैनल पे. ऑल द बेस्ट. अब दे रखा है, इसको पढ़ना है, इसके 5 क्वेश्चंस बनाना है. देखिए इसके क्वेश्चंस 5 ने हम 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं. क्या दिया है यहाँ पर? గౌతముడు దేవదత్తుడు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారి విన్నవించారు. गौतमुడు देवदत्तुడు दोनों राजा के दरबार में न्यायाधिकारी ने एक लॉयर को విన్నవించుకున్నారు. अपना जो भी प्रॉब्लम था सुनाए. देवदत्तुని बाणం వల్ల హంస చనిపోతే అది అతనిదయ్యేది. देवदत्तुడి के तीर की वजह से अगर हंस मर जाता तो वो उसका हो जाता. కానీ లేకిన్ భూతదయతో గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందువల్ల అది గౌతమునిదే అవుతుంది. लेकिन रहम की वजह से, उस पर रहम करने की वजह से गौतमुడు उसके जान को बचाया, उसको जान बख्शी, इसलिए वो गौतमुడు का ही होता है. न्यायाधिकारी तीर्పు ఇచ్చాడు. ये वो लॉयर ये ऑर्डर दिया. न्यायाधिकारी मतलब लॉयर को कहते हैं, जज को भी हम कहते हैं. ఈ తీర్పుతో దేవదత్తుడు సంతోషపడలేదు. इस फैसले से దేవదత్తుడు खुश नहीं हुआ. వెంటనే न्यायाधिकारी को పీటను తెప్పించి దాని మీద హంసను ఉంచమన్నాడు. साथ ही एक टेबल मंगाकर उस न्यायाधिकारी उस लॉयर क्या करा, उसके ऊपर एक हंस को बिठाओ बोला. गौतमुడు देवदत्तुడిని విడివిడిగా హంసను పిలవమన్నాడు. गौतमुడు को और देवदत्तुడు को अलग अलग से उस हंस को बुलाने के लिए कहा. అది ఎవరి దగ్గరకు పోతే అది వారిది అవుతుందని చెప్పాడు. वो हंस जिसके पास भी जाएगा वो उसका ही होगा बोलकर फैसला सुनाया. మొదట దేవదత్తుడు హంసను పిలిచాడు. पहले దేవదత్తుడు उस हंस को बुलाया. అతని కోపపు చూపుకు కఠినమైన పిలుపుకు హంస రాలేదు. उसके गुस्से से देखने को और बहुत కఠినమైన माने डेंजरस क्रूएल आवाज से वो करीब नहीं आया हंस. గౌతముడు ఆప్యాయంగా హంసను పిలవగానే హంస అతని ప్రేమపూర్వక పలుకులు ఎగిరి వచ్చి చేతిపై వాలింది. और गौतमुడు बोलने वाला उसको मोहब्बत से एकदम मोहब्बत वाली आवाज से बुलाया तो जल्दी से आकर उसके हाथ पर बैठ गया. గౌతముడు అహింసా పద్ధతిని సభలో వారంతా చప్పట్లు కొట్టాడు. गौतमुడు के అహింసా रास्ते को देखकर सभी लोग दरबार में तालियां बजाए. राजू न्यायाधिकारी संतोषिंचारू और बादशाह और वो वहां का न्याय लॉयर बहुत ही खुश हुए. चलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं. फर्स्ट आप बना सकते हैं न्यायाधिकारिणी ఎవరు విన్నవించుకున్నారు. एक हो गया, माने उस लॉयर के पास कौन अपना सुना लिए. उसके बाद एक अभी एक लिख सकते हैं हंसा ఎవరి బాణం వల్ల చనిపోయేది. ये लिख सकते हैं. हंस किसके तीर की वजह से मर सकता था, ये लिख सकते हैं. उसके बाद हंसा
ప్రాణాలు ఎవరు कापाडारू, ये लिख सकते हैं। हंस की जिंदगी कौन बचाए, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, न्यायाधिकारी, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉयर, क्या फैसला सुनाया, न्यायाधिकारी ఏమని తీర్పునిచ్చాడు, लॉयर क्या बोल के फैसला सुनाए। उसके बाद हंसनु, उस हंस को किस पर बिठाओ बोला, हंसनु దేనిపై ఉంచమన్నాడు। इस तरह मैं अपनी तरफ से बनाया, अगर आप भी बनाएंगे तो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। తన ఆస్థానంలో ఉండే బీర్బల్ అంటే అక్బర్కు చాలా అభిమానం। अपने दरबार के बीरबल बोले तो अकबर को बहुत रेस्पेक्ट। ఇది ఆస్థానంలోని మిగిలిన వారికి నచ్చేది కాదు। उस दरबार के लोगों को पसंद नहीं आता था। తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని వారి ఉద్దేశం। हम सब बीरबल से अक्लमंद है वो लोग सोचते थे। ఈ విషయాన్ని అక్బర్ గమనించాడు। ये बात को अकबर को महसूस हुआ। अकबर ఒకనాడు సభలో వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ఇట్లా అన్నాడు। अकबर एक दिन दरबार में सबके लिए एक बात कहा, మీకు నేను ఒక పరీక్ష పెడుతున్నాను, मैं तुमको एक टेस्ट लगा रहा हूं। అదేమిటంటే वो टेस्ट क्या है, మన ఆగ్రా పట్టణంలో ఎన్ని కాకులు ఉన్నాయో లెక్కబట్టి చెప్పడం। हमारे आगरा शहर में कितने कौवे है, क्रोस है, కౌంట్ करके बोलना। సరైన జవాబు చెప్పిన వారికి అందరికన్నా తెలివారని ఒప్పుకొని మంత్రి పదవి ఇస్తాను। अगर कोई सही जवाब देगा इसका तो सबसे अक्लमंद समझकर उसको मैं मिनिस्ट्री का रूल यहाँ पर दूंगा। అందరూ అదే అవకాశం అని सब लोग यही मौका है समझकर తాము బీర్బల్ కన్నా తెలివైన వాళ్ళమని నిరూపించుకోవచ్చు। हम सब बीरबल से अक्लमंद है समझकर वो लोग प्रूफ कर ले सकते। काकों लेकर पढ़ने बनो, इसलिए कौवों को गिनने के लिए चले गए। बीरबल एवरी आस्थान में, बीरबल किसके दरबार में रहता था, अकबर। सी अकबर पेटिना परीक्षा, अकबर क्या टेस्ट लगाया, काकों कौवों को गिन के आना। काकों लेकर పెట్టడానికి వెళ్ళిన కవ్వి గిన్నె के लिए कौन गए, बीरबल తప్ప అందరూ, बीरबल को छोड़कर सब। అందరికన్నా తెలివైన వారు ने अकबर एम साहब, सबसे अक्लमंद लोगों को अकबर क्या देता, बोला मंत्री पदवी। बी अकबर ए पटन काको लेकर बैठा। अकबर कौन से शहर में कौवे गिनने के लिए कहा, सी। देखिए, పూర్వం కపిలవస్తు నగరాన్ని శుద్ధోదనుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు। पुराने जमाने में कपिलावस्तु शहर को शुद्धोदनुడు बोलने वाला एक बादशाह रियासत करता था। అతని కొడుకు గౌతముడు, उसका लड़का था గౌతముడు। అతని సిద్ధార్థుడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది, उसको एक और नाम था సిద్ధార్థుడు। గౌతముడు చిన్నతనం నుండి పెద్దల మీద గౌరవం, भूतदय వంటి సుగుణాలతో పెరిగాడు। గౌతముడు बोलने वाला बचपन से ही बड़ों पे रेस्पेक्ट और उन पे रहम, इस तरह के अच्छे थॉट्स के साथ, गुणों के साथ बड़ा हुआ है। देवदत्तुడు అతన్ని చిన్ననాటి మిత్రుడు। देवदत्तुడు बोलने वाला उसका बचपन का दोस्त है। ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నదీ తీరానికి పోయారు। एक दिन वो लोग क्या करे, नदी के किनारे पर पहुंच गए। అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసను దేవదత్తుడు చూశాడు। वहां पर आसमान में सुकून से उड़ते हुए एक हंस को देवदत्तुడు देखा है। వాటిని వేటాడాలని బాణంతో కొట్టాడు। वो लोगों को शिकार करने के लिए अपने तीर से वो हंस पे तीर चलाया। ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతముని ముందు పడ్డది। वो तीर एक हंस को लगकर गिरा मतलब गिर घूमते हुए గౌతముడి के सामने गिर गया। గౌతముడు జాలితో కింద పడ్డ హంసను ఒడిలో తీసుకుని నెమ్మదిగా బాణం తీశాడు। గౌతముడు रहम से नीचे गिरे हुए हंस को अपने गोद में लेकर धीरे से उसके बाण को, तीर को निकाला है। దాని శరీరాన్ని निमुरतो दानी की उरड़ा కలిగించాడు। उसके जिस्म पे सहलाते हुए उसको सुकून पहुंचाया। ठीक है, ये कपिलावस्तु नगराన్ని పరిపాలించింది ఎవరు? कपिलावस्तु का बादशाह का नाम क्या था? यहाँ पर है शुद्धोदनुడు। ये फर्स्ट शुद्धोदनुడి కొడుకు ఎవరు? इनके बेटे का नाम क्या था? गौतमुడు। ये सेकंड गौतमुని स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा था? यहाँ पे పెద్దల మీద గౌరవం, భూతదయ, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड ఆకాశంలో దేవదత్తుడు ఏమి చూశాడు? आसमान में देवदत्तुడు क्या देखा? హంసను। यहाँ पे गौतमुడు దేనిని రక్షించాడు? गौतमुడు किसको बचाया? सेम हंसनु बोल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम आंसर आप लिख सकते हैं। फोर्थ भी एज, फिफ्थ भी एज। 10 मार्क्स के लिए अननोन पैराग्राफ में सॉल्व करा देता हूं आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिंदी गद्यानी चदवंडी, इसको पढ़ना है आपको, इससे आपको क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, पढ़ के आपको क्वेश्चंस बनाना है।
सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको जैसे मर्जी चाहे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट। देखिए, గోలకొండ కోటను గొర్రెల కాపరుల కొండ అని పిలిచేవారు। गोलकोंडा जो फोर्ट है उसको गोरेला माने बकरे चराने वाला एक पहाड़ कहा जाता था। बकरे चराने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पहाड़ कहा जाता था। अदे गोलकोंडा, उसी का नाम है गोल्लाकोंडा। गोलकोंडा बाद में बना है, गोल्लाकोंडा है, गोलकोंडा डिफरेंस है। देखिए, गोलकोंडा का मारे गोल्लाकोंडा था पहले। गोल्ला मतलब बकरे, कोंडा मतलब पहाड़, बकरों का पहाड़। बाद में क्या हो गया, गोलकोंडा हो गया। ఇది తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో ఉన్నది। ये తెలంగాణ के హైదరాబాద్ में है। గోల్కొండ కోట నిర్మాణం జరిగి దాదాపు 500 సంవత్సరాలు గడిచాయి। गोलकोंडा फोर्ट की बनाकर, गोलकोंडा फोर्ट को बनाकर अभी कम से कम 500 इयर्स गुजर गए। ఎన్ని విపత్తులు వచ్చినా, कितने मुसीबतें, कितने तूफाने आओ, कितने जलजले आओ, ఎన్ని రాజ్యాలు దండెత్తినా, कितने बादशाहें इसके ऊपर हमला करो, తట్టుకొని బర్దాష్ करके నిలబడింది। अभी तक ठहरा हुआ है। ఈ కోటలో 10 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 87 చంద్రాకార బురుజులున్నాయి। इस फोर्ट में 10 किलोमीटर के अंदर 87 చంద్రాకార मान चांद की तरह बुरुजे दिखाई देते हैं। 8 ప్రధాన ద్వారాలు ఉన్నాయి। 8 बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजे हैं। 4 వంతెనలు ఉన్నాయి। 4 क्या है यहाँ पे, వంతెనలు मतलब सरहदें हैं। अनेक राज मंदिरालू, बहुत सारे मंदिरें, आलयालू, और आलयालू मतलब उसको हम मंदिरों को कहते हैं। मसीदुलू, मस्जिदें नेटिकी ఎంతో వైభవంగా ఉంది। अभी भी बहुत खूबसूरत हो दिखाई देते हैं। चलिए, अब इस पे आपको क्वेश्चन बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। मैं पहला क्वेश्चन इसका बनाना चाह रहा हूँ। गोलकोंडा, यहाँ पे गोलकोंडानु ఏమని పిలిచేవారు, क्या बुलाते थे। गोलकोंडा को क्या बुलाया करते थे। सेकंड, गोल्लाकोंडा एरा मारिंदी, गोल्लाकोंडा एला मारिंदी, एक क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। गोलकोंडा यहाँ पर लिख सकते हैं, गोलकोंडा కొండ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది। गोलकोंडा कौन से स्टेट में है, ये भी आप एक लिख सकते हैं। फोर्थ वाला, गोलकोंडा निर्माण प्रत्येकता ఏమిటి भी लिख सकते हैं। गोलकोंडा निर्माण प्रत्येकता ఏమిటి, ये भी आप लिख सकते हैं। इसकी बनावटी की स्पेशलिटी क्या है। फिफ्थ, गोलकोंडा परिधिलो ఎన్ని బురుజులు ఉన్నాయి लिख सकते हैं आप। गोलकोंडा परिधिलो ఎన్ని బురుజులున్నాయి। ये इस तरह आप लिख सकते हैं। अननोन पैराग्राफ इजीली आप 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पैराग्राफ सेकंड लैंग्वेज तेलुगु 9th क्लास या 10th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको पता है 10 मार्क्स देगा। सबसे पहले इसका ट्रिक याद करना है आपको। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी पैराग्राफ, लेकिन हमको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ ट्रिक्स भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको पहले अंडरस्टैंड कराता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स समझा देता हूँ आपको। देखिए, एक पैराग्राफ में समझाऊंगा। पहले ये पैराग्राफ है, यहाँ से एक मॉडल पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, వరంగల్ నగరంలో పర్యాటకులకు ఆకర్షించేది వరంగల్ కోట। वरंगल शहर में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या टूरिस्ट जो होते हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित करने वाली कौन सी चीज़ है, वो वहाँ का फोर्ट, वरंगल फोर्ट। दक्षिण భారతదేశంలో శిల్పకళకు మచ్చుతునక। साउथ इंडिया में जो शिल्पकला, जो आर्ट होता है, जो शिल्पी मतलब पत्थरों पे तराशने वाला आर्ट होता है, वो मच्चु तुनका माने एक याददाश्त है। वो मच्चु मतलब निशान, तुनका मतलब टुकड़ा, निशान का टुकड़ा है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे डिजाइन्स तराशे हुए हैं कि हम देखकर ताज्जुब कर सकते हैं। ई कोटा को फोर्ट काकतीय चक्रवर्ती गणपति దేవుడు క్రీస్తకం 1199 సంవత్సరంలో కోట నిర్మాణం మొదలుపెట్టాడు।
उस फोर्ट को काकतीय के एम्पेरर गणपति देवड़ू कहने वाले यहाँ पर क्रिस्त शकम माने बीसी बिफोर क्राइस्ट 1199 साल में उस फोर्ट की बनाना शुरू किए हैं। अतनी कुमार थे राणी रुद्रमा देवी उनकी लड़की का नाम है రాణి రుద్రమాదేవి। 1961 సంవత్సరంలో ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది 1961 में, और इसका बनाना पूरा कंप्लीट हो गया इमारत की तामीर। ఈ కోట 4 పెద్ద ప్రవేశ ద్వారాలు కలిగి ఉన్నది और उस फोर्ट को चारों तरफ या 4 बड़े बड़े द्वार है, मतलब रास्ते दरवाजे वहाँ पर है। చరిత్ర మరియు హిస్టరీ మరియు పురాతన కట్టడాలు पुराने दौर के आर्कोलॉजिकल इमारतें మీద इसके ऊपर आसक्ति इंटरेस्ट కలిగి ఉన్న వారికి रहस्य लोगों के लिए ఈ కోట संदर्शनीयమైనది। उस फोर्ट को जरूर देखना है, संदर्श करना है जो भी इंटरेस्ट रखते हैं आर्कोलॉजी पर। రాతిపై చెక్కబడిన సింహాల వంటి జంతువులు మరియు హంసల వంటి పక్షులు ఆనాటి కళాకారుని పతనానికి నిదర్శనం। राती पे पत्थर पे तराशे हुए शेर, लाइन के जानवरों के पिक्चर्स और हंस के पिक्चर्स उस दौर में किस तरह तराशे होंगे हमको सोचने पे मजबूर कर देते। ये आंसर है, ये एक पैराग्राफ है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, దక్షిణ భారతదేశంలో శిల్పకళకు మచ్చుతునగా నిలిచిన కోట ఇది। साउथ इंडिया में शिल्पकला को, मतलब जो शिल्प के आर्ट होता है, जो पत्थरों में तराश आर्ट होता है, एक निशान की तरह नीचे ठहरने वाला कौन सा कोटा है, मतलब कौन सा फोर्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वरंगल कोटा, ये आपको लिख सकते हैं वरंगल कोटा। पै पेरालो उन्न तंडरी कोतुरु पेरू, इस ऊपर जो पैराग्राफ में है फादर का नेम और लड़की का नाम आपको बताना है। फादर का नाम गणपति देवड़ू और लड़की का नाम रुद्रमा, रानी रुद्रमा देवी, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए वरंगल कोट निर्माण मोदले पेटिना वारेवर, वरंगल को जो तामीर करना बनाना कौन शुरू करे, यहाँ पर ये आपको फिर यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, थर्ड वाला यहाँ से यहाँ तक। कलाकारों ने पतनाనికి నిదర్శనమైనది, आर्टिस्ट को बहुत अच्छी तरह समझाने वाला, या माने आर्टिस्ट को एक पतन माने अपनी पूरी खूबी झोंक देना, वो कौन सा निदर्शनम है। तो यहाँ पर है देखिए राति पर ये 4 यहाँ से यहाँ तक आप लिखना है, ठीक है। ये कोट निर्माण में 1 संवत्सరం में पूर्ति, इसको किस साल में पूरा किया गया, यहाँ पर है 1961 संवत्सरम में 1961। इस तरह आप आसानी से पैराग्राफ लिखकर 10 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो सेंटेंस रहता पैराग्राफ में भी वो सेंटेंस है, और ट्रिक है पहचानने की, यहाँ पर जो मिलता है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ करा देता हूँ क्योंकि 10 मार्क्स आपको देगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 9th और 10th ईजिली 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे या थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए एक पैराग्राफ समझाता हूँ, इसकी ट्रिक भी मैं बतला दूंगा। देखिए एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पुस्तकालु लेनी गदी आत्मा लेनी शरीरम వంటిది। जिस घर में, जिस रूम में बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो रूम किस तरह है, आत्मा नहीं सो, मतलब जान के बिना बेजान के शरीर की तरह, बेजान के जिस्म की तरह है वो। అని అన్నాడు ఒక మహానుడు, एक बात कहा है एक बड़ा आदमी, దీని వల్ల इसकी वजह से पुस्तकम ఎంత ముఖ్యమైనదో, किताब की कितना इंपॉर्टेंट है మనకు తెలుస్తుంది, हमको मालूम होता है। పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా, बुक्स हम पढ़ने से ఎంతో మంది జీవితాల్లో, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి, बहुत सारे चेंजेस भी आए, మనం వచ్చాయని आए हैं समझकर మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం, हम सबको पता ही है। शरीर पोषण को तिंडी, हमारे जिस्म के लिए, प्रोटीन्स के लिए खाना ఎంత అవసరం, कितनी ज़रूरत है। बुद्धि विकसिंचడానికి పుస్తకాలు చదవడం అంత అవసరం, हमारी नॉलेज बढ़ने के लिए, हमारी अकल बढ़ने के लिए किताबें पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। పుస్తకాలు చదవడం వల్ల మంచి చెడులు తెలుస్తాయి, बुक्स पढ़ने से क्या होता, अच्छाई और बुराई हमको मालूम होती है। తెలివితేటలు పెరుగుతాయి, अकल हमारी बढ़ती है। చదువుకున్న వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో ఉన్న దేశాల్లో అభివృద్ధి సాధిస్తాయి। जो कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो कंट्री खुद ब खुद डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। ఎందరో గొప్పవాళ్ళు జీవితాలలో అనుభవాలను తీసుకొని మన జీవితాలను చక్కగా మలుచుకునే అవకాశం పుస్తకాలను చదవడం వల్ల మనకు లభిస్తుంది। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की लाइफ को
हम पढ़कर उनके एक्सपीरियंस को हम जानकर उनसे इंस्पिरेशन होकर हमारी लाइफ को अच्छी तरह हम इंस्पायर करने की या बदलने की, हमारी लाइफ अच्छी तरह गुजारने का एक मौका उस किताब में हमको ढूंढने से मिलता है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने इंस्पिरेशन हमारे लिए। मंची पुस्तकम दग्गरुंटे मंची स्नेहितुडु दग्गरुन्नट्ले, एक अच्छी किताब हमारे पास है तो एक अच्छा दोस्त हमारे साथ रहे जैसा। అలాంటి పుస్తకాలను నిలయాలైన ग्रंथाలను अभिनव देवालयों और सर उस तरह रहस्य किताबें की जगह है ग्रंथालय, लाइब्रेरी, उसको हम कहते हैं अभिनव, नॉलेज के मंदिरें हैं कहते हैं, हम लोग कहते हैं। एक पैराग्राफ था, अब आपको समझना चाहिए, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स हमको लिखे गए। पुस्तकम लेनी गदी एटवंटी, जिस रूम में बुक्स नहीं है वो रूम कैसे किस तरह रहता है, यहाँ पे आत्मा लेनी शरीरम यांटिदी, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। बुद्धि विकसिंचाలంటే ఏమి చేయాలి, हमारी नॉलेज बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बुद्धि पुस्तकालु చదవడం అంత అవసరం, यहाँ पे पुस्तकालु, यहाँ से पुस्तकालु చదవాలి, ये చదవాలి यहाँ तक आप लिख सकते हैं। మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే ఎలా ఉంటుంది, अच्छी किताब हमारे साथ रहे तो क्या होता, यहाँ पे మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే మంచి స్నేహితుడు, अच्छा दोस्त साथ रहे जैसा। अभिनव देवालयाలు వేటిని అంటారు, अभिनव देवालयाలు किसको कहते हैं, यहाँ पे पुस्तकाल निलयालु, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं। पै पेरा वेटी प्राधान्यता చెప్పబడింది, किसके बारे में कह रहा है पैराग्राफ, यहाँ पर पुस्तक लाइब्रेरी, यहाँ पे ग्रंथालयालु के बारे में यहाँ पे कहता है, या पुस्तकम गुरिंची आप लिख सकते हैं, पुस्तकम गुरिंची, एक आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह आप इसको सीखेंगे, समझेंगे। और इस वीडियो को देखकर जाइए, कुछ शायद आपके माइंड में बैठ जाए और उसी को कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर आप लिख सकते हैं। सभी में कॉन्सेप्ट मैं अपलोड करूंगा, देखिए। और सबसे पहले अपलोड कर रहा हूं इंटरव्यू के क्वेश्चंस। कोई भी इंटरव्यू आने दो, आप ये लिख सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू, चाहे आपको किसी के भी इंटरव्यू के पूछने के लिए अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो ये आप आसानी से लिख सकते हो, ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। क्या है, देखिए संघ संस्कृत के बारे में दे रहा है किसी के भी इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट क्या है, मी पूर्ति पेर ఏమిటి, आपका पूरा नाम क्या है, మీరు ఏ ప్రాంతం వారు, आप कौन से प्लेस से रिलेटेड है, మీరు పొందిన మొదటి బహుమతి ఏది, आपको पहला अवार्ड कौन सा मिला, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినది ఎవరు, आपको कौन इंकरेज करे, మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పండి, आपके माँ बाप का नाम बताइए, మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారో, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, మీ భవిష్యత్తు ఆలోచన ఏమిటి, आपकी फ्यूचर प्लान क्या है, మీ జీవిత ఆశయం ఏమిటి, आपका लाइफ में आपका एम टारगेट क्या है, माँ కోసం ఏమైనా చెప్పండి, हमारे लिए कुछ बोलिए। यहाँ पर नाम किसी का भी नहीं आया है, जनरली आप सभी के बारे में आप लिख सकते हो, ये एक हो गया। और उसी तरह यहाँ पर देखिए लेटर, एक लेटर है ये, చదువు ప్రాధాన్యత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताते हुए आपके दोस्त को एक लेटर आपको लिखना है। पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे डेट, यहाँ पर जो डेट है आपको लिखना है हैदराबाद। प्यारे दोस्त, నేను బాగా చదువుతున్నాను, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, నీవు కూడా బాగా చదువుతున్నావని ఆశిస్తున్నాను, तुम भी अच्छा पढ़ रहे होंगे इस तरह मैं सोच रहा हूँ। ఈ రోజులలో చదువు ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంది, आजकल पढ़ाई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। చదివితే మంచి చెడులు తెలుస్తాయి, पढ़ेंगे तो अच्छाई और बुराई मालूम हो जाएगी। విద్యా అవకాశాలు లభిస్తాయి, हमको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। सामाजिक अभिवृद्धि जరుగుతుంది, और डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। కావున అందరూ చదువుకోవాలి, इसलिए सब लोग पढ़ना चाहिए। इटलू यहाँ पर लिखना है, ये चिरुनामा एक एड्रेस लिखना है। ये एक लेटर है, देखिए। और उसके बाद एक और लेटर मैं आपको लिए अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड एक लेटर अब एक है, यहाँ पर सेम लेटर लिख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई भी एक चीज के बारे में आप देखें, सो एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం నీవు క్షేమం అని తెలుస్తున్నాను, मैं खैरियत से हूँ या ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे सोच रहा हूँ। నేను చార్మినార్ చూశాను, मैं చార్మినార్ देखा हूँ। అతి పురాతనమైన కట్టడం, बहुत पुरानी इमारत है, దానిని చాలా అందంగా చెక్కారు, उसको बहुत खूबसूरत बनाए। ఈ నిర్మాణాన్ని చూస్తే చాలా అద్భుతంగా కనబడుతుంది, इस बनावट को, इस इमारत को देखेंगे तो बहुत हमको खुशी होती है। इटलू यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एक एड्रेस लिखना है। ये लेटर्स है, किसी तरीके के लेटर्स आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक इनविटेशन, ये पोस्टर है, देखिए ये पोस्टर है, उसके साथ ही इनविटेशन भी अपलोड करूंगा। यहाँ पे क्या दिया पोस्टर में, మీ బడిలో నిర్వహిస్తున్న పద్య పఠన పోటీ గురించి పోస్టర్, आपके स्कूल में
एक कंपटीशन चल रहा पोएट्स के बारे में, पोएम्स पढ़ने के बारे में, उसको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टर के लिए మా పాఠశాలలో తెలుగు పద్య పఠన పోటీ నిర్వహిస్తున్నాం। हमारे कॉलेज स्कूल में तेलुगु पोएम्स का कंपटीशन चल रहा है या हम शुरू कर रहे हैं। ఈ పోటీలో విద్యార్థులంతా పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। इस कंपटीशन में सभी लोग हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे प्रभुत्व पाठशाला पे वेन्यू जरूर लिखना आपको, कहाँ पर है, एरिया का नाम यहाँ पर लिखें, या डेट आपको लिखना है, यहाँ पे टाइम आपको लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे जो रहेगा वही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट रहना। उसके बाद पोस्टर में एक एक्स्ट्रा होगा, ये एक्स्ट्रा होगा सिर्फ పోస్టర్ में क्या देखा, क्या है यहाँ पर, పోటీలలో గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उनको हम अवार्ड देते हैं। पहला अवार्ड 10,000 रुपये, दूसरा अवार्ड 5,000 रुपये, तीसरा अवार्ड 3,000 रुपये। इस तरह एक पोस्टर है। अब देखिए यहाँ पर इन्विटेशन है। ये क्या है, इन्विटेशन आपके स्कूल में टीचर्स डे कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में इन्विटेशन लिखना। पोस्टर इन्विटेशन लगभग सेम रहेगा। यहाँ पर यहाँ पे एक नाम लिखेंगे, एक प्रोवर्ब गुरुभ्यो नमः मतलब टीचर्स डे, विषय सब्जेक्ट टीचर्स डे, जगह का नाम वेन्यू, यहाँ पर वहाँ पाठशाला हमारा स्कूल हैदराबाद कौन से भी आप लिख सकते हैं, टाइम, डेट, और यहाँ के प्रेसिडेंट अध्यक्षुలు ప్రధానోపాధ్యాయులు, इसके अध्यक्ष प्रधानोपाध्यायुలు और चीफ गेस्ट एजुकेशन ऑफिसर। और यहाँ पर एक हम लोग नोट लिखेंगे, ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ రావాల్సిందే, इस प्रोग्राम में सभी हिस्सा लेने हम लोग इस तरह सोच रहे हैं। అందరికీ ఆహ్వానం, यहाँ पर सभी को आह्वान दे रहे हैं। यहाँ पे इट्लू आप ये लिखेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम है या वेन्यू आप लिख सकते हैं। इसकी अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक और इन्विटेशन है, देखिए एक और इन्विटेशन है यहाँ पर आह्वान बताऊँ। आप स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है गोड़ मीद बొమ్మ पुस्तकाविष्करण, उसके बारे में सेम यहाँ पर भी आएगा पुस्तकाविष्करण। श्रीमती पाकाला यशोदा रेड्डी गाరు गोड़ मीद बొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ, ये पूरा सेम, ये जो जैसा है ये पूरा एज इट इज यहाँ पर कॉपी आप कर सकते हो। ये भी एक इन्विटेशन है। और उसके बाद एक और इन्विटेशन है, देखिए यहाँ पे आपके स्कूल में फेयरवेल चल रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, उसके बारे में एक इन्विटेशन बनाना सबके लिए। देखिए మా పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థులు చివరిసారిగా సమావేశం ఏర్పాటు చేశాము। हमारे स्कूल में आखिरी बार एक फेयरवेल पार्टी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। కావున ఇందులో అందరూ ఆహ్వాन, इसलिए सब लोग इसके अंदर इन्वाइट हो सकते हैं। डेट लिख सकते हैं, टाइम, और यहाँ पर वेन्यू। उसके बाद एक और पोस्टर देखिए, आरोग्य में महाभाग्यम, हेल्थ इज वेल्थ, इसके बारे में एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर 2 इन्विटेशंस हो गया, अभी 2 पोस्टर्स है। देखिए పరిశుభ్రత ఉన్న చోటే పరమాత్ముడు ఉంటారు, जहाँ पर साफ सुथरा सफाई रहती है वहाँ पर खुदा भी रहता है। स्वच्छమైన वातावरण स्वस्थకు प्रतिरवम, एक अच्छा नेचर बनाना हमारी तंदुरुस्ती की निशानी है। वृक्ष को रक्षिता रक्षिता, यहाँ पे हम लोग वृक्षो रक्षिता रक्षिता मतलब यहाँ पर हम लोग एक श्लोक लिखे कि ये झाड़ों के बारे में। पर्यावरण परिरक्षण मन रक्षण कर्तव्यम, हम लोग पोल्यूशन को या इस वेदर को या क्लाइमेट को बचाना या हमारे पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ड्रेनेज व्यवस्था కాపాడండి, చెత్త కుండలో వాడండి, ड्रेनेज के सिस्टम को सुधारना है और చెత్త కుండి को इस्तेमाल करना है, मतलब जहाँ बने वहाँ कचरा कूड़ा नहीं फेंकना है। పరిశుభ్రత ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యతగా భావించాలి, साफ सफाई हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करना। ये इसलो, ये म्यूनसिपल कमिश्नर XYZ, ये भी पोस्टर। तो इस तरह आप एक बार देख के जाइए, आइडिया आ जाएगा। उसके बाद ये पोएम, ये पोएम ये दोनों एंडन ब्रगिति रांकटम बड़ीती, ये एक पोएम है। ये जलजांत स्फीति में ये 2 पोएम, ये 2 पोएम आपको याद भी करना है। उसके साथ ये दोनों पोएम का भावम भी आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए ये भावम, यहाँ से एंडलो माड़िपोयारो आकलितो उन्नारो, यहाँ से यहाँ तक भावम याद करना है। और उसके बाद मध्यलो ये एक भावम याद करना है। ये 2 पोएम्स है। उसके अलावा अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं अगर इस पोएम को नहीं, तो यहाँ पर एक पोएम है, देखिए ये नोशिना, ये 2 तो कंपलसरी याद कर लीजिए। अगर कभी कभी ये दो पोएम्स है, ये 2 का भावम भी आपको याद कर लेना है। ये दोनों का भावम भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। चलिए आंसर स्टिक करा देता हूँ, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के पूरे। బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి। बम्मेरा पोतना के बारे में लिखना है। देखिए बम्मेरा पोतना 15th శతాబ్దం వాడుని, 15th सेंचुरी के జనగామ జిల్లా బమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు। జనగామ डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा ग्राम में पैदा हुए। లక్కమాంబ కేసన తల్లి లక్కమాంబ और केसन इनकी फादर है। पोतना सहज पंथुడు అనే బిరుదు ఉంది। इनको एक नेचुरल पोएट का अवार्ड है। और भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम इन्हों लिखे, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, సమర్థించండి। मिलजुल के खाने में खुशी रहती है, इसका समर्थन
कीजिए। उसका आंसर यहाँ है, देखिए సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిరోజు కలిసి తింటారు। आमतौर पर सभी लोग मिलजुल के खाते हैं। सभी फैमिली के मेंबर्स मिलके खाते हैं। పండుగ వేడుకల్లో బంధువులతో కలిసి తింటారు। लेकिन जब भी फेस्टिवल्स रहेंगे सब लोग मेहमानों के साथ मिलके खाते हैं। సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది। हम लोग मिलजुल के कुछ किस्से कहानियां बोलते हुए खाएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होता है। కుటుంబం కష్ట సుఖాలతో చర్చించుకోవచ్చు। सच सुख दुख हम लोग खाते वक्त पूरे खानदान से हम लोग डिस्कशन करते हैं। और వరసైన వారు ఉంటే తినడంలో మజాక్ వస్తుంది। अगर कोई हम मजाक करने वाले भी रहे साथ तो और बहुत कुछ भी होती है। उसके बाद ये भी है, देखिए భోజనం తెచ్చుకొని మిత్రులతో మీరు సహాయం చేస్తారు। जो अगर कोई दोस्त आपका खाना नहीं लाया तो उसकी मदद, कैसी मदद आप करते हैं। ఏదైనా కారణంతో ఒకసారి నా మిత్రుడు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు। कभी कभी किसी वजह से किसी कारण से मेरा दोस्त टिफिन नहीं लाता। నేను అప్పుడు వారిని ఒక బాక్స్ నుండి కొత్త ఇస్తాను। मेरे బాక్స్ में से थोड़ा हिस्सा उसको देता हूँ। స్నేహితులు ఆకలి తీర్చే ఆనందం నాకు కలుగుతుంది। मेरे दोस्त की भूख मिटाया बोलकर खुशी मुझको होगी। కలిసి తింటే స్నేహం పెరుగుతుంది। నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నాలాగే ప్రవర్తిస్తారు। मिलजुल के खाएंगे तो दोस्ती बढ़ जाती है। मुझको देखकर मेरे दोस्त भी सीखेंगे। उसके बाद పొడుపు కథలు इस लेसन से యక్ష ప్రశ్నలు అంటే ఏమిటి? యక్ష ప్రశ్నలు किससे कहते हैं? మహాభారతంలోని వనపర్వంలో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి। మహాభారతం के वन पर्व में यक्ष प्रश्नल है। యక్షుడు ధర్మరాజు అడిగిన ప్రశ్నలు అవి। యక్షుడు ధర్మరాజు पूछे से क्वेश्चंस है वो। ధర్మ సూక్ష్మాలు ఎన్నో యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి। ధర్మ సూక్ష్మాల में बहुत सारे యక్ష ప్రశ్నలు పజిల్స్ है। సంవాద రూపంలో ప్రకటితమైన మహావిజ్ఞానమే యక్ష ప్రశ్నలు। कन्वर्सेशन के रूप में बनाए सही क्वेश्चंस को हम लोग यक्ष प्रश्नలు कहते हैं। విడదీయ రాని చిక్కు సమస్యలను యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు। और पजल्स को हम यक्ष ప్రశ్నలు कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट పొడుపు కథల के बारे में आप लिखना है। పొడుపు కథల గురించి రాయండి। పొడుపు కథలు నిగూఢమైన అర్థాలను కలిగిస్తాయి। పొడుపు కథలు बहुत ही गहरी मीनिंग वाले होते हैं। ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటూ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తాయి। सोचने लायक रह के हमको नॉलेज बढ़ाते हैं। రాయలసీమలో మారుకథలు కరీంనగర్లో శాస్త్రం అంటారు। రాయలసీమ में మారుకథలు కరీంనగర్ में శాస్త్రం भी कहते हैं। ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి। ఇంకే दूसरे नाम है ये। గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ అంటే తేలని అర్థం। గోడ మీద బొమ్మ दीवार पर रहा सो एक पिक्चर और वो जंजीर वाला पिक्चर, उसका मतलब क्या है? एक बिच्छू बोलकर हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोएट इंट्रोडक्शन। देखिए पाकाला यशोधर रेड्डी के बारे में लिखना है। यशोधर रेड्डी स्वस्थलम नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली, इनका रहने की जगह कहाँ है? नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली। अधिकार भाषा संघम तोली महिला अध्यक्षरालो, इनो पहले मध्य महिला अध्यक्ष थे अधिकार भाषा के, मतलब तेलुगु के। धर्मशाला మా ఊరి ముచ్చట్లు హెచ్చమ్మ కథలు इनके बुक्स है ये। महालक्ष्मी मुच्चटलो रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंचनो। महालक्ष्मी मुच्चटलो बोलने का एक रेडियो प्रोग्राम भी नो करे। उसके बाद फोर्थ लेसन, थर्ड लेसन भी करूंगा इसके बाद है थर्ड लेसन, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेसन। भाग्यरेड्डी वर्मा తిరుగులేని నాయకుడిని సమర్థించండి। भाग्यरेड्डी वर्मा एक अच्छा लीडर है, इसको समर्थन कीजिए। देखिए అనగారిన వర్గాలను ఆర్తిని అర్థం చేసుకున్నాడు। जो निचली जात के लोग हैं वो लोगों के प्रॉब्लम इन्हें समझे। ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి నైతిక మద్దతు లభించింది। गवर्नमेंट से लोगों को इनकी लिए मदद भी मिली। చిత్తశుద్ధితో సంస్కరణ అమలుపరిచాడు। डेडिकेशन के साथ जो भी काम था उसको अंजाम इन्हें दिए। तन संपदनु समयाన్ని సమస్తాన్ని వెచ్చించాడు। अपनी दौलत अपने वक्त को पूरी तरह इन्हें दे दिए। దళితులందరికీ తిరుగులేని నాయకుడు అయ్యాడు। जितने भी दलित थे वो लोगों को एक अच्छे लीडर इन्हों बने। అణగారిన వర్గాల చైతన్య కోసం भाग्यरेड्डी वर्मा చేసిన కృషి। అణగారిన जो निचली जात के लोग हैं उनके यूनाइटेड के लिए क्या क्या करें। भाग्यरेड्डी वर्मा ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాడు। बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स किए। देवदासी वेश्य संप्रदाय अड्डुकुన్నాడు। इस संप्रदाय को खत्म कर दिए, देवदासी या वेश्य को। आदि हिंदुओं को अनेक पाठशालाలు నేర్పడం। आदि हिंदुओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स भी इन्हों बनाए। अंटरानी वारिनी अगचाट्ల ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చాడు। जो इसको नहीं छूना उसको नहीं छूना, इन्हें कमजात का कहते हैं, उसको गवर्नमेंट के नजरों में नो लेके गए। उसके बाद एक और है, देखिए చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి? डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है? अंकित भावంతో పని చేయడమే చిత్తశుద్ధి। डेडिकेशन के साथ काम करना ही हम चित्तशुद्धि कहते हैं। పట్టుదల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడమే చిత్తశుద్ధి। పట్టుదల माने जिद, ఏకాగ్రత कंसंट्रेशन रहने को हम चित्तशुद्धि कहते हैं। चित्तशुद्धि लेने वालों विजय साधिंचलेరు। जिसके पास डेडिकेशन नहीं है वो लोग कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते। चित्तशुद्धि వెనుక कठोर परिश्रम ఉంటుంది। डेडिकेशन के साथ बहुत ही मेहनत होती है। एक हो गया। थर्ड लेसन देखिए प्रपंच पदुలు यहाँ पर आ गया।
सी नारायण रेड्डी के बारे में पोएट इंट्रोडक्शन है। आचार्य सी नारायण रेड्डी प्रमुख कवि गोप परिशोधकुడు, एक अच्छे पोएट है ना, एक अच्छे रिसर्चर भी है। राजన్న सिरिसिల్ల जिला हनुमाजीपेटलो ఈయన జన్మస్థలం। రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా హనుమాజీపేట इनका गांव है। नागार्जुन सागरम, कर्पूर वसंतरायलु, मध्यतरगति मंदहासम వంటి 70 से ज्यादा इन्हों बुक्स लिखे। पद्मभूषण पुरस्कार लभिंచింది इनको, पद्मभूषण अवार्ड भी दिए। विश्वंभर काव्याనికి विश्वंभर जो काव्य लिखे उसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिले। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుంది ఎలా చెప్పగలరు? मेहनत करने से ही कौन सा भी हमको फल मिलता है, कि कैसे आप कह सकते हैं। కొవ్వొత్తి కరిగితేనే కాంతినిస్తుంది, हम लोगों को अगर कैंडल पिघलाता ही रोशनी देता है। शिలను చెక్కితేనే శిల్పంగా మారుతుంది, पत्थर को तराशते ही खूबसूरत मूर्ति बनती है। నీరు మరుగుతేనే మబ్బుగా మారుతుంది, पानी उबलेगा तो ही बादल बनेगा। नित्यम साधना చేస్తే నాట్యం రక్త పడుతుంది కడుతుంది, अगर रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो डांस में इंप्रूवमेंट आता। కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా పొందుతుంది, मेहनत करेंगे तो हम कौन सा भी फल हासिल कर सकते हैं। ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు? कोई भी टारगेट, कोई भी एम नहीं हमारी लाइफ में, तो ऐसी लाइफ वेस्ट है क्यों? పక్షులకు నీడనిస్తేనే మబ్బులకు ప్రయోజనం, परिंदों को छांव दिए ही बादलों का फायदा है। पैर गొంతు తడిపితేనే पाले एटी की प्रयोजनम, बहता हुआ पानी फसल को लगेगा या फसल को फायदा देगा तो ही बहते हुए पानी का फायदा है। मनुष्य बतकू मारिस्तेने चदविना चदु प्रयोजनम, इंसान की लाइफ चेंज करते ही जो पढ़ाई वो पढ़ाई का फायदा है। अगर नहीं ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो इंसान की लाइफ चेंज नहीं करती। संकट తెగిపోతేనే బానిసత్వానికి विमुक्ति, अगर जंजीरें खत्म हो जाएंगे तो ही आज़ाद हो जाएगा। ये लक्ष्य లేకపోతే मनुष्य जीवितम व्यर्थम, कोई भी टारगेट नहीं, एम नहीं, तो ऐसे इंसान की लाइफ वेस्ट है। लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది? कोई भी काम करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से हमको मिलता है? भूमिनी ఎంత దున్నినా అది బాధపడదు, जमीन पे हम कितना भी हल चलाओ वो तकलीफ महसूस नहीं करती। ప్రవహించే నది ఎప్పుడు తన వేగాన్ని తగ్గించుకోదు, बहता हुआ पानी कभी अपने रफ्तार को रोकता नहीं। పక్షులెంత ఎగిరినా ఆకాశం తరిగిపోదు, आसमान में कितने भी परिंदे उड़ो आसमान खत्म नहीं होता। మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలికి కొరత ఉండదు, हम कितने भी सांस लो हवा की कमी नहीं होती। అందుకే నింగి నేల గాలి అన్ని ప్రేరణనిచ్చేవి, इसलिए आसमान हवा ये सब हमको इंस्पायर करते हैं। 5th लेसन का, నీ ఒకని ఆలోచనలో పనిచేయవే అని ఎందుకు అన్నాడు? आप अकेले से कोई भी काम मत करो क्यों कहा है? విజయానికి అనేక దారులు ఉంటాయి, जीत के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ఒకరే అనేక రకాలుగా ఆలోచించలేకపోవచ్చు, ये हर इंसान अलग अलग सोचता है, एक जना पूरे हर तरीके से नहीं सोच सकता। कार्य साधनों को अनेक కోణాల్లో ఆలోచించాలి, कोई भी काम करने के लिए हर एंगल में हमको सोचना चाहिए। ఇతరులకు మనకన్నా ఎక్కువగా అనుభవం, दूसरों को हमारे से ज्यादा अनुभव हो सकता है, हम लोगों को अनुभव मतलब एक्सपीरियंस हो सकता है। సలహాలు విని తనకు తాను తీసుకోవడం మంచిది, किसी के भी एडवाइस लेके अपने आप को रेक्टिफाई करना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट, कंचु बंगारम प्रसक्ति ఎందుకు వచ్చింది? कंचु पीतल या तांबा या सोने का दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया? अल्पबुद्धि अतिशयोक्तिగా చెబుతాడు, अल्पबुद्धि कम जो अकल होती है वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा पुकारता है, उसको हम कहते हैं। మంచి వాణి మాటలు మల్లె పూల ఉంటాయి, अच्छी जो कम बात करता है उसके बाद मोती के फूल की तरह होती है। తక్కువ ధర ఉండే కంచుకు ఎక్కువగా మోగుతుంది, कम रेट वाला पीतल या तांबा बहुत ज्यादा तेज आवाज करता है। बंगारानी मोदिते अंत शब्दम रादू, सोने को हम मारेंगे तो उतनी आवाज नहीं आती। अल्पबुद्धि कंचु అని मने कमखल पीतल या तांबा, सज्जनुడు बंगारम अच्छा इंसान सोने की तरह होता है बोलकर वेमन बोले। సంతానం ఎలా ఉండాలి? कैसी औलाद चाहिए माँ बाप को? ఎవరి ముందు చేయి చాపకూడదు, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। అడిగిన వానికి దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, कोई भी अगर मंगा तो उसको चैरिटी देने के लायक होना। అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना। युद्धంలో వెన్ను చూపకూడదు, जंग में पीठ नहीं बताना, भागना नहीं। सर्व లక్షణాలు ఉన్న సంతానం ఉండాలి, हर तरीके के लक्षण रहे सो संतान होना चाहिए। 6th लेसन, तेलुगु महिला, గృహసీమకు రాణి గృహిణి ఎలాగా వివరించండి? घर के लिए औरत ही स्त्री ही रानी ही किस तरह? నిజంగా గృహిణులు గృహసీమకు రాణులే, सचमुच में घर के लिए औरतें ही रानी है। इंटिनी చూసి ఇల్లాలని గురించి చెప్పవచ్చు, घर को देखकर घरवाली के बारे में कह सकते हैं। సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడేది గృహిణులే, कल्चर को हमारे बचाने वाले औरतें ही हैं। सहनम तो तम बाध्यतలను వినరవేస్తారు, सबर से अपने अपने रिस्पांसिबिलिटी को बखूबी वो लोग निभाते हैं। कुटुंबం అంతా ఆమె అడుగుజాడల్లో నడుస్తుంది, पूरी फैमिली उनके कदमों में यानी उन्हें बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और है, देखिए, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు? हमारे कल्चर को बचाने के लिए आप क्या करते हैं?
అనాదిగా వస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలను పాటిస్తాను. పురాణే जो हमारे कल्चर चलते आ रहा है उसको मैं अभी भी प्रैक्टिकली करता हूँ. పండుగలను పర్వాలను సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటాను. छोटे छोटे फंक्शंस हो या ईद हो मेरे संप्रदाय के मेरे कल्चर के हिसाब से उसको मैं बिता लेता हूँ या इस ईद को मना लेता हूँ. పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానిస్తాను. షాదీ हो या छोटी तकरीब हो मैं दोस्तों को या रिश्तेदारों को बुलाता हूँ. తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాను. जिसको मालूम नहीं है उसको हमारे గొప్పదనం స్పెషాలిటీ बताता हूँ. సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తాను. और सामरस्यम तो मतलब किसी के जात को ऊंची नीच नहीं के जैसा सबको मैं రెస్పెక్ట్ करता हूँ. सेक्युलरली రెస్పెక్ట్ करता हूँ. పాటల విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేం అర్థమవుతుంది? ఓలోं के गाने ही ओलों के डिग्री से ऐसे क्या समझ में आया? स्त्री పాటల్లో ఎంతో విజ్ఞానం ఉంది. స్త్రీల పాటల్లో औरतों के गानों में बहुत ही नॉलेज छुपी होती है. నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి. जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोगों को गानों से बहुत सारे चीज़ें मालूम होते हैं. పురాణాలు చరిత్ర వైద్యం వేదాంతం వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి. पुराण हिस्ट्री डॉक्टरी ये बहुत सारे వేదాంతం ऐसे बहुत सारे चीज़ें उनके गानों में महसूस होते हैं. పూర్వుల పాటల్లోనే అనేక శాస్త్రాలు బోధించారు. पुराने लोग भी गानों में ही बहुत सारे किताबें बोल चुके हैं. పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనాన్ని ప్రతిబింబాలు. वो लोगों के गाने ही वो लोगों के लाइफ स्टाइल पे दिखाते हैं. वो लोगों का लाइफ स्टाइल उसी पे रहता है. శ్రమజీవి 7th లెసన్. విచారించే సహృదయం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? सोचने वाला एक अच्छा दिल. इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं? సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం సహృదయం. प्रॉब्लम्स को समझना ही अच्छे दिल की निशानी है. ఇతరుల అశక్తతను అపరాధాన్ని మన్నించగలగాలి. किसी की कमजोरी को और कोई गलती करा तो उसको हम लोग माफ़ कर देना चाहिए. మనుషులంతా ఏదో సందర్భంలో పొరపాట్లు చేస్తారు. हर इंसान किसी न किसी वक्त कुछ ना कुछ गलती करता है. నిబద్ధతతో పనిచేసే వారిని అవమానించాలి. నిబద్ధతతో పనిచేసే వారిని अवमानिंचाली नहीं, ये एक मिस्टेक है इसके अंदर, सही कर लेना. जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट करना है. ये अनुमानिंचराद यहाँ तक कंटिन्यू है. अनुमानिंचराद वो लोगों को डाउट हम लोग नहीं करना, वो लोगों की बेइज्जती नहीं करना. సానుభూత ఉన్నవారికి విచారించే సౌహృదయం ఉంటుంది. जिसको रहम दिल होता है उसके बारे में सोचने का दिल इसको होता है. एक हो गया. उसके बाद ये देखिए, ఆమె నడిచి వస్తుంటే విధులన్నీ మురిసిపోతాయి. ఎందుకు? वो चलकर आ रही है तो पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं. क्यों? सफाई కార్మికుల విధులు నద్దంలా మెరుస్తాయి. సఫాई जो कर्मचारी होते हैं वो लोगों से पूरे स्ट्रीट आईने की तरह चमकते हैं. ఏళ్లకేళ్లుగా వారు అదే వృత్తిలో ఉంటారు. सालों वो लोग उसी काम में रहते हैं. అర్ధరాత్రి ఉదయించే సూర్యుడు వాళ్ళు. आधी रात को चमकने वाले सूरज है वो लोग. తెల్లవారేసరికి రోడ్లన్నీ చెమ్మేసి మెరిపిస్తారు. सुबह सुबह तक हम देखेंगे तो पूरे रोडों को चमका के रखते हैं. ఒక్కరోజు ఆమె రాకపోతే విధులన్నీ దుర్గంధాలు. एक दिन भी वो नहीं आए तो पूरे स्ट्रीट क्या होता बदबू फैलकर रहती है. హస్తకళా నైపుణ్యం. ये देखिए, పెంబర్తి వారిది కళావృదం అని సమర్థించండి. पेंबर्ती के जो लोग रहते हैं वो लोगों का दिल आर्ट से भरा हुआ है, इसका समर्थन कीजिए. पेंबर्ती कलाकारों तम నైపుణ్యానికి మెరుగులిద్దారు. पेंबर्ती के लोग अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें. కళ పట్ల వారికి ఉన్న అభివేశం గొప్పది. उस आर्ट के लिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ है. వారు అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులలో खाने पे डिपेंड रहने वाले जानदार चीज़ है, जीव है. కళ కోసమే వారు జీవితాలు అంకితం చేశారు. उस आर्ट के लिए अपनी लाइफ पूरी वो लोग त्याग कर दिए. ప్రపంచం ఎంత పరుగులు పెట్టినా వారు కొలవృత్తిలో అదుగులేరు. पूरी दुनिया साइंस की तरफ डेवलपमेंट की तरफ भर रही, फिर भी भाग रही, फिर भी वो लोग अपने फैमिली खानदानी पेशे को नहीं छोड़े. उसके बाद ये भी ये देखिए, पेंबर्ती वारिदी उपयोగించే ఇత్తడి గురించి తెలపండి. ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको, इसके बाद ये याद कीजिए. पेंबर्ती కళాకారులు ఉగ్గుతో వచ్చిన విద్యలేవి. वो लोगों को आने वाले कौन से एजुकेशन है. उग्गु तो मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग कर सकते हैं. నగీషులు చెక్కడం వారి ఉగ్గుతో పాలిచ్చిన అభిన విద్య. నగీషి तराशना वो लोगों को बहुत आया, सो एक्सपर्ट है वो लोग. 100 రకాల ఉలులు మేకులు వాడతారు. बहुत सारे उलूलू मतलब जो छिलने के तराशने के जो वो लोगों के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं. పనిముట్లు కూడా వారి తయారు చేసుకోవడం, वो इंस्ट्रूमेंट वो लोग ही तैयार कर लेते हैं. పూర్వులు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కేవారు. पुराने लोग पत्थरों पे तराशते थे. ఇప్పుడు ఇత్తడి బంగారం వెండిపై అద్భుతాలను సృష్టిస్తున్నారు. अभी पीतल तांबा या सोने पे वो लोग बहुत अद्भुत कर रहे हैं. ये हो गया. इसके बाद लॉन्ग में देखिए, పొడుపు కథల గురించి సారాంశం. పొడుపు కథల के बारे में सारांश है. ये सारा सारांश है, यहाँ पर आप देख लेना है इसको. ये सारा सारांश एक इंपॉर्टेंट है. उसके बाद మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి. పాఠం ఆధారంగా వినించండి. हम जो एक टारगेट बना ली उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहिए. उसके बारे में यहाँ पर है देखिए. ये सारा आंसर एक बार अच्छी तरह आप लिख लीजिए. एक बार उतना टाइम नहीं है ये समझाने के लिए. एक సాంఘిక దురాచారాల మూఢనమ్మకాలను ప్రారంభోడానికి మీరు ఏం చేయారు. सांघिक सोशल दुराचार या अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं.
ये भाग्य रेड्डी वर्मा 4th लेसन का आंसर है। देखिए ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, फिर भी आपकी याददाश्त के लिए एक बार अपलोड कर रहा हूँ। నీతి పరిమళాల ద్వారా మీరు అలర్చుకున్న మంచి गुणालु नीति परिमलालु जो लेसन पढ़े उससे आपको अच्छी आदतें कौन से है उसके बारे में एक आपको याद करना है। उसके बाद तेलुगु वारी सांस्कृतिक संप्रदायाల గురించి రాయండి। तेलुगु वारी के कल्चर के बारे में आपको लिखना है, वो भी एक आंसर है यहाँ पे। देखिए पेंबर्ती हस्तकला नैपुण्य विशिष्टता मेरे सొంత మాటలు पेंबर्ती के हस्तकला नैपुण्य उसके बारे में आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में इसको समझाना है यहाँ पर। उसके बाद ये एक है, देखिए लास्ट है, कनुपर्ति वर्णिंచిన समाजजीवी औन्नत्यम సొంత మాటలు। कनुपर्ति श्रमजीवी, कनुपर्ति जो वरलक्ष्मम्मा जो बनाए श्रमजीवी के बारे में जो लिखे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है 1 सेंटेंसेस में। ये एक आंसर है। देखिए तो ये थे, एक बार समझ के जाइए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। है ये मॉडल पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए अपलोड करूंगा। तेलुगु मॉडल पेपर है ये आप सभी जानते हैं, ये मॉडल पेपर है। देखिए तेलुगु को ये मॉडल पेपर है, इसी का मैं आपको ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 20 मार्क्स दे सकता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी तरह पढ़कर आप लिखें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप लिखना है। डिस्कोर्स पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको 2 ओन सेंटेंसेस आएंगे, मैंने पहले से इसको सॉल्व कर रखा है, आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। देखिए చురుకుదనం इंटेलिजेंस, నేను ఎల్లప్పుడూ చురుకుదనంతో ఉంటాను, मैं हमेशा इंटेलिजेंस होशियार एकदम चुस्त रहता हूं। చురుకుదనం माने चुस्त। కుండపోతు तेज बारिश, నేడు కుండపోత వర్షం కురిసింది, आज बहुत तेज बारिश हुई है। ये आपको 2 ओन सेंटेंसेस रहेंगे। उसके बाद आपके लिए रहेंगे चूज द करेक्ट आंसर। देखिए ये विद्यार्थी है ना చదువులో విలంబం చేయకూడదు, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई में विलंब माने देरी नहीं करना। इसको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। विलंबम का मीनिंग हुआ आलस्यम, देर, यहाँ पर है। గోపాలురు పల్లవాలను కంచాలుగా చేసుకున్నారు। గోపాలురు मतलब वो जो कृष्णा के दोस्त है वो लोग क्या करें, यहाँ पे पल्लवालु माने छोटे छोटे पत्तों को अपने बर्तने बना लिए। ये पल्लवालु छोटे छोटे पत्ते जिसको हम चिगुरु कहते हैं, यहाँ पे चिगुरु। क्या करना है, इसका मीनिंग लिखना है। गोपालुरु चल्दी तिन्नारू, गोपालुरु मतलब श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स है श्री कृष्ण पूरे मिलके, चल्दी माने रात का बचा हुआ खाना वो लोग का है। इसका पर्याय पदम लिखना, सेम मीनिंग का सेम वर्ड के और मीनिंग, जैसा शीतान्नम उषितम माने बचा हुआ खाना उषितम। पिल्लन गुरोवी वेणु, ये पता, पिल्लन गुरोवी मतलब खानदानी, वेणु मतलब लड़का, इसका पर्याय पदम लिखना है। तो वंश नाड़म आएगा इसका। कृष्ण तत्वम తెలుసుకొనుట కష్టం, कृष्ण तत्व माने कृष्ण के बारे में मालूम करना ना बहुत मुश्किल है। इसके और मीनिंग लिखना। श्री कृष्ण का वसुदेव द्रौपदी भी हमको कहते हैं। ఆకులతో కంచము చేసుకున్న కృష్ణుడు ఆ కంసలోనే భోజనం చేశాడు, पत्तों से बर्तन बना लिए श्री कृष्ण, उसी बर्तन में अपना खाना खाए। इसके अंदर प्रकृति विकृति बना, कंचमु कंसमु, कंचमु कंसमु ये होगा। तेलुगु भाषा गोप्पदी, तेलुगु लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, खूबी इसकी हम बयान नहीं कर सकते। ई भाषालो माधुर्य में कुआ, इस लैंग्वेज में बहुत ही मिठास होती है। इसका प्रकृति विकृति, भाषा भाषा, इसका प्रकृति विकृति आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए अमरुलो स्वर्गम में ఉంటారు, जो जिसको मौत नहीं रहती वो लोग कहाँ रहते, जन्नत में रहते हैं। तो मरणम लेनी वारो, जिसकी मौत नहीं होती। चलो यहाँ पे आपको क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। देखिए या ग्रामर जितना भी वेकेबुलरी होगा इसके अंदर आएगा। మంచి స్నేహితుడు గ్రంథాలయంతో సమానము, अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। ये तो నాకు మంచి స్నేహితుడు కలడు, मुझको एक अच्छा दोस्त है। इसके अंदर स्पेशलिटी बताना, विशेषणम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या रहेगा, अच्छा दोस्त है మంచి, ये सब। నాకు రమ బహుమతి ఇచ్చింది, నాకు प्रोनाउन है, నాకు माने मुझको रमा एक गिफ्ट दी है। వాడు పాఠాలు చదివి బడికి వెళ్ళాడు, ये कौन सा क्रिया है, वाड़ू पाठालू चदिवी वो लेसन पढ़ के, असमापक क्रिया है क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस यहां तक अगर निकाल देंगे तो लेसन पढ़कर क्या करा आगे का नहीं है, तो इसलिए इसको कंप्लीट करेंगे असमापक क्रिया। राक्षसुलु देवतलन बाधिस्तार, राक्षस भगवानों को सताते हैं, तो एक कौन सा करता है, राक्षसुलु, इसके अंदर पहचानना है सब्जेक्ट। गोपार्भकुलो, इसको प्लस लगा के लिखना है, तो गोपा प्लस अर्भकुलो। भक्षिंत में ये उत्व संधि है।
याग भक्ति ये समासम चतुर्धति तत्पुरुष समासम है। बालकुलु इसका अपोजिट वर्ड बालिकलु। बालकुलु मान लड़के, लड़के लड़कियां। रावणोड रावणन चंपनो, राम रावण को मारे हैं। एक कर्तव्य पता चल जाएगा कि आप किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मायने रखते हैं 20 मार्क्स। तो देख लीजिए, अच्छी तरह आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पार्ट भी है फर्स्ट, उल्लासम खुशी। तो इसको हम लिख सकते हैं नेनु माई उल्लासंगा खुशी से पाठशाला को वेल्तानु, स्कूल को जाता हूं, पाठशाला को वेल्तानु, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है। सखुడు दोस्त, नाकु पाठशाలలో మంచి सखुడు उन्नाडु, मुझको स्कूल में एक अच्छा दोस्त है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये अच्छी तरह आपको समझना है पार्ट। जंतुलपై करुण చూపాలి, जानवरों पे रहम दिखाना चाहिए। गीता गीसना भाई रहम, रहम का मतलब क्या होता है? दया। ये हो जाता है बी, यहां पर आपको बी लिखना है। प्रति व्यक्ति वो लक्ष्यमु तो पनिचाले, हर इंसान एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ काम करना चाहिए। गीता गीसना पता नहीं, इसको लक्ष्यमु टारगेट, ये टारगेट का मतलब क्या होता है? गुरी, सी, यहाँ पे सी। अंबुदिलो नीरू उपुगा उंटुंदी, अंबुदी माने समंदर, समंदर में पानी बहुत खारा होता है। इसका पर्याय पदम लिखना है आपको। अंबुदी माने समुद्रमु संद्रमु, ये डी यहां पर आ जाएगा। ఎండాకాలము పయమును ఎక్కువగా వాడతారు, धूप काल में ज्यादातर पानी इस्तेमाल करते हैं। ये पयमु का पर्याय पदालु लिखना। पयमु माने वाटर को कहते हैं, और वाटर मतलब नीरू उदकम आता है यहाँ पर बी। कुड़चु पदाనికి नाना अर्थाలు। कुड़चु जो वर्ड है उसको और मीनिंग लेना। कुड़चु माने पीना, तागु, यहाँ पे तीनों तागु, खाना पीना, यहाँ पर आएगा ए। संतोषम स्नेहम नाना अर्थाలు वाला पदम, संतोषम स्नेहम इसका और मीनिंग वाला वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। और मीनिंग वाला माने संतोषम, सुखम माने सी, यहाँ पर आएगा। पुस्तकम पदाనికి, पुस्तकम का विकृति आपको लिखना है पोत्तम, डी। कस्ती, ये कस्ती का प्रकृति आपको लिखना है कस्टम, ए। अब यहां से आपको वैकेबुलरी रहेगी। वैष्णवी चक्कगा चदुवुकुंटुंदी, वैष्णवी क्या है? नामवाचकम है, ये बी। उसके बाद देखिए, अमीना टीचर पाठम చెబుతుంది, अमीना टीचर लेसन बोल रही है। पता नहीं क्रिया वो पहचाना है చెబుతుంది, ये చెబుతున్నది यहाँ पे बी। राजू रामू विभक्ति, यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखना है। राजू रामू कोरकु, कोरकु सी, ये आएगा। शिवानी విహారయాత్ర చేయాలంటే చాలా, शिवानी को पिकनिक जाना बहुत पसंद है, माने ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? शिवानी की, यहाँ पे ए। चारमीनार नो खुली खुतुबशाह चाला पचिष्टांगा निर्मित, चारमीनार को खुली खुतुबशाह बहुत मजबूत बनाए। इसके अंदर आपको कर्ता पहचानना है। कर्ता माने खुली खुतुबशाह करता है, ये खुली खुतुबशाह यहाँ पर सी। पद्मजा पुस्तकम तीसिंदी, पद्मजा बुक निकाली है। पद्मजा कवितलो रसिंदी, पद्मजा कवितलो माने पोएट लिखी है। संक्षिप्त वाक्य मार्चन, इसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो पद्मजा पुस्तकम तीसी कवितलु रासिंदी, तो इसके अंदर कहाँ है देखना है? यहाँ पद्मजा पुस्तकम तीसी कवितलु रासिंदी, ये। रथानी की नालुगु चक्रालु नाई, रथ को 4 चक्र है, नालु, इसको ये नालुगु चक्रालु, ये कौन सा समास है आपको लिखना है। कौन सा समास है देता है? डी, द्विगु समास है। नाना संतलो కూరగాయలు కొన్నాడు, नाना फादर बाजार में तरकारियां खरीद। इसके अंदर द्वंद्व समासम आपको पहचानना है, కూరగాయలు द्वंद्व समासम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एपुड़ एपुड़ू, इसको प्लस लगा के लिखना, एपुड़ू प्लस एपुड़ू, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी, सॉरी बी, यहाँ पर भी डी। दोंगलित्तुरो, इसको दोंगलित्तुरो लिखना है, दोंगलित्तुरो मतलब सी, इस तरह आपको लिखना है। पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए ग्रामर आएगा, आपको ओन सेंटेंस आएंगे, और मैं आपको यही सीक्वेंस में बना रहा हूँ, यही सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वही सीक्वेंस में रहेंगे। एक बार ये चेक करके जाइए, और 80 to 90% इसी में से रहेंगे आपको। देखिए, फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में पहले क्या आएंगे? सొంత మాటలు, ओन सेंटेंसेस आएंगे। ओन सेंटेंसेस पहले 2 वही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही रहेंगे। आपको डायरेक्ट यहाँ से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड సొంత మాటలు।
ఉల్లాసం ఖుషి మనం ఉల్లాసంగా జీవించాలి हम लोग खुशी से जिंदगी बसर करना चाहिए थोड़े आपको ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूँ सखुडु माने दोस्त अर्जुनुడు కృష్ణునికి సఖుడు अर्जुनुడు श्री कृष्ण के दोस्त है చురుకుదనం है ये जीरो नहीं है यहाँ पे जीरो आना చురుకుదనం माने होशियार రాము చదవడంలో చాలా చురుకుదనం చూపిస్తాడు రాము पढ़ने में बहुत होशियार है कुंडापोता तेजी से बारिश होना रात्रि कुंडापोता वर्षम कुरिसिंदी रात में बहुत तेजी से बारिश बरसी है विस्मरिंचु याद रखना ఎవరు తల్లిదండ్రులను విస్మరించు माने भूलने को कहते हैं भूलना ఎవరు తల్లిదండ్రులను విస్మరించరాదు कोई भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए మేటి माने एक्सपर्ट अंदरिलो रामू మేటిగా చదువుతాడు सबसे रामू अपने पढ़ाई में एक्सपर्ट है बत्ती कीड्चुटा अपनी लाइफ को ढकेल कर जाना బీదవాళ్ళు అతి కష్టంతో బతి కీడ్చుకుపోతారు गरीब लोग अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से ढकेल कर जाते हैं दुराचारము माने दुराचार बाल्य विवाह दुराचाराన్ని नशिंप చేయాలి बचपन की जो चाइल्ड मैरिज होते हैं उसको हमको ख़त्म करना चाहिए दुराचार को ख़त्म करना चाहिए अपुरूपम माने हम लोग तारीफ नहीं करने के लायक నేను అపురూపమైన శిల్పాలను చూశాను ऐसे मैं स्टैचूज देखा हूँ जिसकी तारीफ नहीं कर सकता जीवनोपाधि रोजगार रामू जीवनोपाधि को पढ़ना मिला रामू रोजगार के लिए शहर गया सेकंड नंबर पे मीनिंग आता है सेकंड नंबर पे 3 और 4 हो सकता है या 3 हो सकता है ऑब्जेक्टिव में 3 और 4 पे क्या रहेगा मीनिंग और थोड़ा मीनिंग से नैपुण्यम नेर्परितनम मतलब सिखाना स्थैर्यमु माने धैर्यमु मतलब डेयरनेस కడగండ్లు కష్టాలు ముసీబతే పటిమ సికానా నేర్పి విఘ్నలే ఆటంకాలు మనే ఇంటరప్ట్ కూరిమి మొహబ్బత్ ప్రేమలు విలంబం దేర్ ఆలస్యం పల్లవాలు చిగురు मने छोटा सा पत्ते या छोटे से फल करुणा रेस्पेक्ट दया लक्ष्यमो और टारगेट ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपको उसके बाद थर्ड में 4 5 6 ऑब्जेक्टिव में 5 6 नंबर पे सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स जिसको पर्याय पदाలు कहते हैं सेम वर्ड्स रहेंगे डिफरेंट मीनिंग रहेंगे जिसको हम पर्याय पदाలు कहते हैं देखिए अंबुदि समुद्रम संद्रम माने ओशन समंदर पयस्सु पालु क्षीरमु माने पयस्सु मतलब दूध चल्दी शीतान्नमु उषितमु रात का बचा हुआ खाना वंशनाळमु पिल्लन गोवी वेणुवु ये हो गया माने खानदान से चलते हुए आ रहे पिल्लन गोवी मतलब हमारे खानदान वाला मेघुडु मब्बू मेयलू माने मेघुड़ मतलब बादल सिरी श्री लक्ष्मी ये दौलत गमनमु पोकड़ा संचारमु माने घूमना फिरना आंध्रमु तेलुगु तेलुगु है अपूर्वमैना अरुदु अपूर्वम अपूर्व कहते हैं ना हम लोग उसको कहते हैं शिला पत्थर राई ये भाषण में ये आएगा उसके बाद 4th नंबर पे 7 और 8 नंबर पे रहेगा ऑब्जेक्टिव पे 7 और 8 नंबर क्या रहेगा सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स करना है आपको सेम वर्ड्स और डिफरेंट मीनिंग्स ऑब्जेक्टिव में जैसे हस्तमु चेयी तुंडमु माने हाथ प्रतिभा बुद्धि कांति माने अकल और रोशनी कुलमु वंशमु पिल्लन गुरोगी कुलम मतलब हम लोग कैस्ट को कहते हैं धर्मंगा पुण्यमु स्वभावमु इंसाफ कृष्ण तत्वमु वासुदेवुडु द्रौपदी कृष्ण के फादर है द्रौपदी और ये द्रौपदी है फादर है वसुदेवुडु कुड़चु खाना तीनों त्रागु प्रीति खुशी संतोषम स्नेह में होगा उसके बाद नंबर 9 और 10 पे 9-10 पे प्रकृति विकृति आते हैं ऑब्जेक्टिव 9-10 पे ये अच्छा याद रखना सीक्वेंस आपको पुस्तकम पोत्तम कस्ति कष्टम कंस कंचमु भाषा भाषा मति मदि निकमु निजमु स्वभावमु स्वभावमु नित्यमु नित्यमु ये हो गया उसके बाद प्रीपोजिशंस आते हैं इसके बाद प्रीपोजिशन जैसा अतनी की बहुमति वचिंदी ये डैश नहीं रहेगा आपने लेना उसको अवार्ड मिला मंच स्नेहितुडु ग्रंथालयम तो समान अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है ये जितना मैं कर रहा हूँ याद कर लीजिए राजू रामू कोरकु बहुमति तेच्चाडु राजू रामू के लिए अवार्ड लाया या गिफ्ट लाया शिवानी की विहार यात्राలు చేయాలంటే చాలా ఇష్టం शिवानी को ज्यादा टूर करना बहुत पसंद है ये हो गया उसके बाद नंबर 10 पे ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा व्यत पदार्थम कहते हैं हम लोग उसको ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन व्यत पदार्थम अमरुलु मरणम लेने वालों जो जिसको मौत नहीं है उसको अमरुल कहते हैं दाशरथी माने दाशरथ के बेटे दुरितमु माने दुर्गतिनि పొందినవారు बहुत मुफलिसी में रहने वाले भास्करुడు माने कांतिनि कलगजीयेवाडु माने रोशनी देने वाला जलजमु माने नीटी अंदु पुट्टिनदी माने पानी के अंदर पैदा होने वाला उसके बाद 11th वन पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है
పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ జैसा వైష్ణవి చక్కగా చదువుకుంటుంది వైష్ణవి ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में నామవాచకం వైష్ణవి अच्छा पढ़ रही है వైష్ణవి నౌన్ है అమీనా టీచర్ పాఠం చెబుతుంది అమీనా టీచర్ లెసన్ बोल रही है చెబుతున్నది ये क्रिया है वर्ब है నాకు రమ బహుమతి ఇచ్చింది मुझको रमा అవార్డ్ दी या गिफ्ट दी నాకు मतलब सर्वनामम प्रोनाउन है వాడు పాఠాలు చదివి బడికి వెళ్ళాడు वो लेसन पढ़ के स्कूल को गया क्रिया वर्ब है వాడు బడికి వెళ్ళాడు వాడు सर्वनामम है प्रोनाउन है वो स्कूल गया नल्లని आव मेస్తుంది ब्लैक कलर की गाय चल रही है विशेषण मन एडजेक्टिव है नल्లని स्पेशलिटी बता अयो या ऐसा रहा तो यह अव्यय में होगा ये होगा। उसके बाद सब्जेक्ट 12th नंबर पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ब आएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब कर्ता कर्मा क्रिया चारमीनार खुली कुतुबशाह निर्मित खुली कुतुबशाह करता है मतलब ऑब्जेक्ट है ఆవులు గడ్డిని మేస్తున్నాయి गाय घास है घास क्या है कर्मा में सब्जेक्ट है ये कर्ता सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है कर्ता माने सब्जेक्ट कर्म माने ऑब्जेक्ट ये ठीक है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस 13th नंबर पे ये आएगा सामान्य वाक्यम आएगा सामान्य वाक्य में सिंपल सेंटेंस रवि चट्टू नाटी नीरू पोछाड़ू तो रवि किसको दो बनाना रवि झाड़ लगाकर पानी डाला है तो रवि झाड़ लगाया है रवि पानी डाला है रवि చెట్టు నాటాడు రవి పోషాడు రవి నీరు పోషాడు। उसके बाद नेमली पूरी विप्पी नाट्यम చేస్తుంది नेमली मोर पंख फैलाकर डांस कर रहा है तो उसको दो बनाना है नेमली पूरी विप्पिंदी माने मोर पंख फैलाया है नेमली नाट्यम చేస్తుంది और मोर डांस कर रहा है ये हो गया। 4th पे संक्षिप्त वाक्यम कांपाउंड सेंटेंस आएगा कांपाउंड सेंटेंस पद्मज पुस्तकम तीसिंदी पद्मज कवितला रसंदी दो बार पद्मज है एक बार कर देना पद्मज किताब निकालिए पद्मज कवितालू माने पोएट्स लिखिए पद्मज पुस्तकम तीसी कवितालू रासिंदी ऐसा लिखना है ये नंबर 14 पे रहेगा। रामू अन्नम तिनाडू रामी बड़ी की वेल्लाडू रामू खाना खाया और रामू स्कूल गया रामू अन्नम तिनी बड़ी की वेल्लाडू इस तरह बनाना है इसको। असमापक क्रिया इम्प्रॉपर वर्ब आएगा 15th नंबर पे रामू अन्नम तिनी रामू खाना खाकर आगे क्या है नहीं मालूम सीता पाठशाला को वेल्ली सीता स्कूल को जाकर आगे का नहीं मालूम क्योंकि इम्प्रॉपर वर्ब है ये रामुड़ सीता तो रामुड़ सीता के साथ यहाँ पे क्या है नहीं मालूम क्योंकि इम्प्रॉपर है ये प्रॉपर नहीं है प्रॉपर रहा तो कंप्लीट रहेगा। उसके बाद ये प्रॉपर वर्ब है ये नंबर 16th पे आएगा समापक क्रिया प्रॉपर वर्ब रामू अन्नम तिनी ऊपर कर रहे हो रामू अन्नम तिनी ये इम्प्रॉपर हो गया प्रॉपर करना है बड़ी की वेल्लाडू स्कूल को गया सीता पाठशाला को वेल्ली सीता स्कूल को जाकर चदिविंदी ये प्रॉपर ना होना पढ़ी रामुड़ सीता तो रामुड़ सीता के साथ वनवासाనికి వెళ్ళాడు वनवास को गए ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद जॉइनिंग वर्ड्स है मिला के लिखना కలిపి రాయండి प्लस है దొంగల కిత్తురో చిన్నప్పుడు వారందరూ ये मिला के आपको लिखना है ये प्लस 18 नंबर पे प्लस लगा के लिखना है सेपरेट करना है इसको గోపార్భకులు గోపా ప్లస్ అర్భకులు బాలకులారా బాలకులు ప్లస్ ఆరా జలజాంత జలజ ప్లస్ అంత। उसके बाद समासालू 19th नंबर पे समासाలు आएगा ద్విగు సమాసము మొదటి పదం సంఖ్యాన చెప్పినది మొదటి పదం సంఖ్య है संख्या नहीं संख्या माने पहला वर्ड क्या कहता है फिगर को बताता है संख्या माने एक फिगर एक नंबर को बताता है जब 10 తలలు 10 सर 10 సంఖ్య గల తలలు 6 రుచులు 6 टेस्ट 6 సంఖ్య గల రుచులు 7 రంగులు 7 कलर्स इस तरह। उसके बाद लास्ट में द्वंद्व समासम एक आएगा। उसके बाद तल्लिदंडुलु तल्ली मरियु तंड्री रात्रिंबवळु रात्रि मरि पगलु मंची चेडुलु और 20 वाला विग्रह वाक्यम आएगा। तो इस सीक्वेंस में ही ऑब्जेक्ट आएगा यही सीक्वेंस में आपको याद करना है ठीक है। यहाँ पे एक बार देखिए ओन सेंटेंसेस मीनिंग्स पर्याय समवर्ड डिफरेंट मीनिंग नाना अर्थालू प्रक्रिया नंबर से ప్రకృతి వికృతి విభక్తులు వ్యుత్పదార్థాలు భాషా భాగాలు కర్తకర్మ క్రియ సామాన్య వాక్యం సంక్షిప్త వాక్యం అసమాపక క్రియ సమాపక క్రియ కలిపి రాయండి విడదీసి రాయండి సమాసములు విగ్రహ వాక్యం 20 మార్క్స్ का पार्ट भी। तो इस